मॉनसून की पहली बारिश ने राजस्थान के एक शहर में कहर बरपा दिया। फतेहपुर में मॉनसूनी बारिश ऐसी हुई मानो शहर में सैलाब सा आ गया हो। बीच शहर बरसाती नदी बहती हुई दिखाई देने लगी। बहाव इतना तेज था कि इसमें कई गाड़ियां भी बह गईं। शहर की दुकानों में भी पानी भर गया। देखिए। मॉनसून का ऐसा आगाज कभी देखा है? बीच शहर जैसे नदी बहने लगी। रेतीले राजस्थान में आ गई बाढ़। आधे घंटे की बारिश में ये हाल। राजस्थान में यूं तो बारिश कम होती है, लेकिन शुक्रवार को जैसे बादल राजस्थान के कुछ शहरों पर मेहरबान थे, ऐसे मेहरबान जैसे महीनों नहीं सालों की कसर एक ही बार में पूरी कर देना चाह रही हों। ये तस्वीरें सीकर के फतेहपुर शहर की हैं। आमतौर पर ये रेतीला इलाका है, जयपुर और बीकानेर के बीच पड़ता है। पानी की कमी रहती है, लेकिन शुक्रवार को किसी को शिकायत नहीं थी कि बारिश कम होती है। बादल ऐसे बरसे कि आधे घंटे में ही मानो पूरे मॉनसून का पानी देने पर आमादा हो। शहर के बीच बस स्टैंड पर तो जैसे बाढ़ आ गई हो। आसपास की सारी दुकानों में पानी भर गया। मॉनसून की पहली बारिश हुई है, जिससे कि मतलब पेड़ पौधों का भी नुकसान हुआ है और मतलब जन लोग को भी बहुत मतलब दिक्कत हुई है। शहर के बीच कितना पानी भर गया इसका अंदाजा इस एसयूवी से लगाइए। ये इस तेज रफ्तार पानी को पार करने की कोशिश में है और इसकी हेडलाइट तक पानी में डूबी है। और ये दूसरी एसयूवी ऐसी दिख रही है जैसे नदी में नाव चल रही हो। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पानी का बहाव इतना तेज है जैसे बीच शहर नदी तेज बह रही हो। पानी के तेज बहाव में इस शख्स के लिए अपनी बाइक को पकड़कर रखना तक मुश्किल हो गया। आइसक्रीम के इस ठेले को पानी की तेज धार से पार करवाने के लिए 4 लोगों को मदद का हाथ बढ़ाना पड़ा। कुछ लोगों को शायद अंदाजा नहीं था कि पानी का बहाव कितना तेज है। उन्होंने बहादुरी दिखाकर बाइक से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनको जल्दी ही लौटना पड़ा। फतेहपुर में मानसून की पहली बारिश बहुत अच्छी हुई है और उसकी हवा के साथ में थी, आंधी के साथ में, तो चारों तरफ पेड़ भी गिरे हैं। बारिश अच्छी हुई है, उससे मोटरसाइकिलें वगैरह सब पानी के अंदर तैरकर भी जा रही है। पानी के तेज बहाव में एक बाइक भी बहती दिखी। शहर का मुख्य बस स्टैंड जैसे टापू बन गया हो। बारिश से पहले इतनी तेज आंधी चली कि कई इलाकों में पेड़ गिर गए। पानी की टंकियां भी जमीन पर आ गिरी। बारिश से लोगों को भले ही परेशानी हुई, लेकिन लोगों को इसका गिला नहीं। आखिर जिंदगी के लिए पानी जरूरी भी है। फतेहपुर से राकेश गुर्जर के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं असम में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ और बाढ़ के कारण परेशान हैं।
असम बाढ़ के कहर से दो चार हो रहा है। 2.5 लाख लोग प्रभावित हैं। 16 जिलों में 16 लोगों की जान जा चुकी है। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। असम का ज्यादातर इलाका इन दिनों बाढ़ से हलकान है। कई जिलों में हर तरफ अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ पानी। घर, मकान, खेत, सड़कें सब कुछ पानी की चपेट में है। असम के डिब्रूगढ़ शहर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि 16 शहर इन दिनों बाढ़ के कैसे कहर से दो चार हो रहे हैं। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ में फंसे लोगों को नावों की मदद से निकालना पड़ रहा है। लोगों का घर से निकलना भी दुभर है। शहर का कोई इलाका बाढ़ से अछूता नहीं रहा। क्या आम इलाके और क्या वीआईपी इलाके सब बाढ़ की चपेट में हैं। देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के घर में भी पानी भर गया। उनकी मां को राहत बलों ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। डिब्रूगढ़ के 60% इलाके में बाढ़ है। लगातार बारिश से अंडरपास कुछ इस कदर पानी से लबालब है। कई जगह ट्रक पानी में फंसे हैं। बारिश के साथ भूस्खलन ने दिक्कत को दोहरा कर दिया है। गुवाहाटी के काहिलीपारा में एनडीआरएफ ने लैंडस्लाइड के बाद कुछ लोगों को बचाया। हालांकि यहां एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। यहाँ के 183 में से 70 कैंप पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। और ये तस्वीरें असम के ही चिरांग की है। तमाम खेतों में पानी भर चुका है और फसलें कमोबेश तबाह हो चुकी हैं। ग्रामीण इलाकों की कुछ सड़कों को भी बाढ़ के पानी ने तबाह कर दिया है। तिनसुकिया जिले का हाल देखिए, यहाँ भी बाढ़ कहर बरपा रही है। हर तरफ पानी ही पानी है। असम सरकार का कहना है कि बाढ़ प्रभावितों के लिए रिलीफ कैंप शुरू कर दिए गए हैं। कल से असम में सेकेंड वेव ऑफ फ्लड आया है। पहले तो हम लोग का जून की फर्स्ट हाफ में हुआ था। अभी 7 डिस्ट्रिक्ट इन अपर असम एंड 3 डिस्ट्रिक्ट इन लोअर असम अफेक्टेड है। करीब 50,000 से लोग फ्लड अफेक्टेड हैं। हम लोगों ने रिलीफ कैंप शुरू कर दिया है। रिलीफ लोगों को मिल रहा है। रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जहां ज़रूरत है एसडीआरएफ एनडीआरएफ का टीम सब जगह पे रेडी है। और डिस्ट्रिक्ट को बोला गया है कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सबको रिलीफ कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखना चाहिए और जो भी रिलीफ ज़रूरत है वो ठीक से देना चाहिए रिलीफ मैनुअल के हिसाब से। असम में बाढ़ की तबाही आंकड़ों के जरिए देखिए। असम में बाढ़ से करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं 704 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। 11,765 हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है। 15,000 लोगों को रिलीफ कैंपों में पहुंचाया गया है। असम में बाढ़ का ये दूसरा फेज है। जून के पहले हफ्ते में भी बाढ़ ने कहर बरपाया था, लेकिन लगता है अभी मुसीबत टली नहीं है। आज तक ब्यूरो। उधर बिजली गिरने के कुदरती कहर के बाद अब बिहार बाढ़ का कहर झेल रहा है। कई जिलों से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। पटना के भी कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ है। बिहार की कई नदियां उफान पर हैं, यानी कि बड़ी मुसीबत आना अभी बाकी है। बिहार में अभी 2 दिन तक और भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन अभी से कई जिले बाढ़ से बुरी तरह परेशान हैं। बीते 3 दिन से बिहार कुदरत की मार कई तरह से झेल रहा है।
बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम 7 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक कई जिले बाढ़ से हलकान हैं। इनमें राजधानी पटना भी है। भारी बारिश के बाद पटना के कई इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कें तालाब जैसा नजारा पेश कर रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। बिहार में अगले 72 घंटे के लिए भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इस वक्त हम राजधानी पटना में करबिगैया रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद हैं और आज सुबह से ही रुक कर जो है लगातार पटना में भी बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं बारिश की वजह से कुछ इलाकों में जो है जल जमाव की स्थिति वो पैदा हो गई है। यहाँ आप देखिए करबिगैया रेलवे स्टेशन के सामने जो है वो किस तरीके से पानी भरा हुआ है और लोगों को जो है आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज जिले की हैं, जहां बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। यहां इतनी बारिश हुई कि खेतों में पानी भर गया। कई घरों में मौतों के बाद अब तक मातम पसरा है। सीतामढ़ी में तो भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह पटरी से उतर गया। यहां सड़कों पर हर तरफ पानी जमा है। बागमती नदी में कटाव इतना तेज हुआ कि किसानों की खेती तबाह हो गई। मोतिहारी में भी बाढ़ से हालात खराब हो गए। नदी के तट का अच्छा खासा कटाव हो गया। आला अफसरों ने ग्राउंड पर उतरकर हालात का जायजा लिया। हालात इतने खराब हैं कि यहाँ जल्द केंद्रीय टीम भी आने वाली है। नदियों का जल स्तर जिस तरह बढ़ रहा है उससे आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। इसको देखते हुए सरकार भी सतर्क है। मधुबनी और दूसरे जिलों में बाढ़ के हालात का सीएम ने भी जायजा लिया। पटना से रोहित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। कहीं कुदरत ने कहर बरपा रखा है तो कहीं टिड्डियों ने। गुरुग्राम में टिड्डियों की टोली दिखी तो दिल्ली भी सतर्क हो गई है। खतरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसके पहले आज गुरुग्राम में लाखों टिड्डियों ने हड़कंप मचा दिया। झज्जर और फरीदाबाद में भी टिड्डियों ने हमला किया। खत्म है ये अभी मरे ना है ऐसी गर्मी अभी। वो जाद बता रहे, जाद लगा रहे, गाड़ियां लगा रखी है। देखते ही देखते साइबर सिटी गुरुग्राम के आसमान पर टिड्डियों का सैलाब दिखने लगा। हवा में टिड्डियां ही टिड्डियां दिखने लगी। अचानक से एक साथ इतनी टिड्डियों को देखकर हर कोई हैरान परेशान हो गया। अभी सुबह तो सही था, पूरा खोलो ब्लैक नेक, पूरी जमीन भी ना दिखाई दे रही वहाँ पे। लाखों की संख्या में टिड्डियां गुरुग्राम की ऊंची ऊंची इमारतों से गुजरने लगी। टिड्डियों को भगाने के लिए कोई थाली बजाने लगा तो कोई चम्मच कटोरी। शोर मचाकर टिड्डी दल को दूर करने का हर जतन किया गया। छोटी छोटी टिड्डियों ने बड़े खतरे की घंटी बजा दी। गुरुग्राम के ग्रामीण ही नहीं, शहरी इलाकों में भी लाखों की संख्या में टिड्डियां दिखीं। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क, सेक्टर 5, सूरत नगर, धनवापुर समेत कई इलाकों में टिड्डियों का हमला हुआ। काफी देर तक गुरुग्राम में टिड्डियों की टोली ऐसे ही टहलती रही। टिड्डियों के दल से फसलों को बचाने के लिए किसान खेत में मुस्तैद हो गए। टिड्डियों के टेरर ने घबराहट पैदा कर दी।
टिड्डियां गुरुग्राम तक पहुंच गई तो अलर्ट दिल्ली में भी हो गया। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में घुसपैठ कर चुके इस टिड्डी दल में 60 लाख टिड्डियां हैं। पाकिस्तान से आई टिड्डी दल का दायरा बढ़ता जा रहा है। टिड्डी आगी से खान पर खुर्द में मुनादी करीदा से के सब जमींदार अपना अपना खेता में पहुंच जा। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी में हमले के बाद टिड्डियां गुरुग्राम तक पहुंच गई हैं। कल ये बहुत बड़ा दल जो है अपने इस इलाके के 10 गांवों में सेटल हुआ है। प्रशासन पहले से अलर्ट था, दवाई का इंतजाम था, फायर ब्रिगेड भेज दिए थे और काफ़ी जो हमारे जो विशेषज्ञ जो हैं राजस्थान से शुरू से साथ ही चल के आ रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 30% 35% टिड्डी दल को उन्होंने मारने में कामयाब भी हुए। लेकिन ये दल जो चलता है करोड़ों में है, इनकी संख्या होती है, फसलों का फिर भी नुकसान हुआ है और अधिकारियों ने डीसी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि जो नुकसान है उसकी सरकार भरपाई करेगी। स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हो जाएंगे, किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। चंद मिनट में ही फसलों को बर्बाद कर देने वाले टिड्डी दल से सबसे बड़ा खतरा किसानों को है। टिड्डी दल से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से भी दवाई का छिड़काव हो रहा है। खतरे को भांपते हुए सोनीपत प्रशासन ने भी किसानों को थाली चम्मच के साथ तैयार रहने को कहा है। टिड्डी दल है अभी रोहतक इसमें झज्जर और रेवाड़ी के बॉर्डर पे कल रात को था। आज जाटूसाना के आसपास के एरिया में मंडरा रहा है। लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा 60 लाख के आसपास उसमें लोकल जो टिड्डी हैं वो आ रहे हैं। विंड स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, अभी हवा नहीं चल रही, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शाम होते होते खरखोदा के आसपास ये कहीं पर रात को पहुंचेगा। और जैसा कि रात को ये विश्राम करता है तो उस समय मैं सभी किसान भाइयों से, सभी ग्रामवासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी आपके पास में दिन के टाइम में यदि आता है, जो ड्रम्स हैं आपके गांव में, यदि डीजे है उसको करवा लो। ट्रैक्टर का यदि एयर का जो निकाल के जो आवाज़ करता है, तो हमारा जो खरखोदा और झज्जर का जो बॉर्डर है उस पर आप उनको तैनात कर लीजिए। यूपी के सुल्तानपुर में भी टिड्डी दल का हमला हुआ। टिड्डी की टोली को दूर करने के लिए किसान थाली चम्मच लेकर खेतों में दौड़ते दिखे। प्रशासन भी टिड्डी दल को देखकर सक्रिय हो गया है। फसलों को टिड्डी दल के अटैक से बचा लिया गया। सुशांत मेहरा, गुरुग्राम, आज तक। देश में कोरोना मामलों की तादाद 5 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 5,08,000 के पार हो चुके हैं। वहीं कोरोना से देश भर में मौत का आंकड़ा 15,685 तक जा पहुंचा है। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में देश में 18,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। साथ ही 24 घंटे के भीतर कोरोना से 384 लोगों ने दम तोड़ा है। देश पर कोरोना का ऐसा ग्रहण लगा है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन नए केस की तादाद 18,000 के पार रही और पहली बार कोरोना केस की कुल तादाद 5 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई। देश में अब कोरोना केस की कुल तादाद 5,08,953 हो गई है। इनमें से 2,95,881 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन 1,97,387 एक्टिव मरीजों का आंकड़ा डराने के लिए काफी है। अनलॉक के बाद से देश में कोरोना के हालात बिगड़े हैं। 1 जून को अनलॉक 1 के बाद 3 लाख मरीज सामने आ चुके हैं। 1 जून को तादाद 1,98,371 थी, यानी बीते 26 दिन देश पर भारी पड़े। हालांकि रिकवरी रेट 16% से बढ़कर 58% तक आ गया है, लेकिन अभी संभल कर चलने की जरूरत है। खुद पीएम कह रहे हैं कि पता नहीं कब कोरोना काबू होगा। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर, पूरी मानव जाति पर एक साथ एक ही तरह का इतना बड़ा संकट आ जाएगा। एक ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग दूसरों की पूरी तरह मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान शायद ही कोई ऐसा होगा
जिसको कोई परेशानी न हुई हो। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, देश हो, दुनिया हो, गांव हो, शहर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आगे भी हमें नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी। देश के साथ सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात दिल्ली के भी हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 77,000 के पार पहुंच गया है। अब तक 2,492 मरीज वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। महज 24 घंटे में कोरोना के 3,460 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में मरने वाले मरीजों की संख्या भी 60 के ऊपर बनी हुई है। दिल्ली में इस वक्त 27,657 एक्टिव केस हैं। होम क्वारंटीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 16,249 हो गई है। हालांकि दिल्ली के सीएम कह रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ने से मामले बढ़े हैं। खुद दिल्ली वाले वायरस से अब उतने नहीं डर रहे। राजपथ पर लोग वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए पहुंचे। यहां की मंडियों में भी अब लोग दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले तक हम लोग लगभग 5 से 6 हजार टेस्ट रोज किया करते थे। जब हम 5 से 6 हजार टेस्ट रोज कर रहे थे तो 2 से 2,500 केस रोज आते थे पॉजिटिव। हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा के 18,000 कर दी। पिछले कुछ दिनों से 18 से 20,000 टेस्ट रोज हो रहे हैं, तो 3 गुना हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा के कर दी। तो जाहिर तौर पे जब टेस्ट इतने बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो केसेस भी थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो जैसे जब हम 5 से 6 हजार टेस्ट रोज कर रहे थे तो 2 से 2,500 केस पॉजिटिव आते थे। अब जब 18,000 केस रोज कर रहे हैं तो अब 3 से 3,500 केस इतने ही बढ़े। हमने टेस्ट 3 गुने कर दिए, लेकिन पॉजिटिव केस 2 से 3,000, पहले 2,000 आते थे, अब 3,000 आने लगे। अच्छी खबर ये रही कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना को हरा दिया। दिल्ली में वायरस जिस तरह फैला है उसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने 31 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ पंकज जैन, आज तक। जिसे एक सूबे ने कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा डराया है वो है महाराष्ट्र। यहां कोरोना केस की तादाद 1.5 लाख को पार कर गई है, यानी कई राज्यों के केस मिला भी दें तो उससे भी कहीं ज्यादा केस अकेले महाराष्ट्र में हैं। करीबी राज्य गोवा में तो खुद सीएम कह रहे हैं कि वहां कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। महाराष्ट्र के 3 दिन के मामलों पर जरा नजर दौड़ाइए। शायद इसी को कहते हैं कोरोना विस्फोट। 3 दिन से हालात लगातार बदतर हो रहे हैं। 24 जून को 3,800 नए मामले थे, 25 को ये 4,841 हो गए और कल यानी शुक्रवार को पूरे 5,024 मामले सामने आए। महाराष्ट्र के कुल आंकड़े भी डरा रहे हैं। राज्य में कुल केस की तादाद 1,52,765 हो गई है। इनमें से 65,829 एक्टिव केस हैं, जबकि 7,106 मौतें हो चुकी हैं। एक दिन में 2,362 मरीज ठीक हुए, लेकिन उससे 2 गुने से भी ज्यादा नए केस सामने आ गए। मुंबई में कुल केस की तादाद 72,175 हो गई है, जबकि यहां 4,179 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण सारी हदें पार कर चुका है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि सारे इंतजाम दुरुस्त हैं। जो भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए लगने वाले बेड्स है मुबलक है, यानी बहुत बड़े पैमाने पे है। ऑक्सीजनेटेड बेड्स भी बड़े पैमाने पे है। ज़रूर जुलाई एंड तक आईसीयू बेड्स भी बड़े पैमाने पे है, लेकिन अगर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो अगस्त में हमारे को कुछ आईसीयू बेड्स कम पड़ सकते हैं, वेंटिलेटर्स कम पड़ सकते हैं, तो उसकी तैयारी हम बिल्कुल अभी से कर रहे हैं। रोजाना औसतन 3,500 नए मरीजों का आंकड़ा सिर्फ 3 दिनों में बढ़कर 5,000 तक पहुंच गया है। इस बीच रविवार से राज्य में सैलून खोलने की भी इजाजत दे दी गई है, यानी कोरोना के रास्ते का आखिरी बैरियर भी हटने जा रहा है।
हालांकि इसके लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। मसलन अभी हेयर कट, वैक्सिंग, थ्रेडिंग जैसी सीमित सेवाओं को अनुमति है। ग्राहकों को सैलून आने से पहले बुकिंग करनी होगी। कर्मचारियों के लिए मास्क दस्ताने जरूरी है। डिस्पोजेबल टॉवल और नैपकिन का इस्तेमाल करना होगा। हर ग्राहक के बाद कुर्सी और फर्श सैनिटाइज करनी होगी। उपकरणों को हर सेवा के बाद सैनिटाइज करना होगा। महाराष्ट्र के साथ पड़ोसी राज्य गोवा में भी हालात खराब हैं। यहाँ केस भले ही करीब 1000 हो, लेकिन सीएम प्रमोद सावंत का कहना है कि यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। एक दिन में यहाँ 44 नए केस आने के साथ सरकार की फिक्र बढ़ गई। पळय आमकां पुराय गोंयांत वेगवेगळे कडेन केसीस मेळपाक लागल्या। आता हे ट्रान्समिशन जे आसा पळय न्हू, तशें आता एट प्रेझेंट जेन्ना सगळ्या गोंयांत ट्रान्समिशन जालां तेन्ना हे ट्रान्समिशन एका पेशंटा कडल्यान दुसऱ्या कडेन ट्रान्समिशन जाल्लें आसा। असो न्ही की ऑफकोर्स आमकां म्हणचें पडटलें की हे कम्युनिटी ट्रान्समिशन आसा म्हणून, हे आमकां मान्य करचें पडटलें। कम से कम महाराष्ट्र में हालात बदतर हैं। देश के करीब 1/3 केस अकेले यही हैं। जाहिर तौर पर यहाँ युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। मुंबई से विद्या और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की दगाबाजी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। लोग चीन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चीनी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी खुलकर चीन के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग हिस्सों में देश के चीन के सामान को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं होली जलाई जा रही, कहीं तोड़फोड़ चीन के सामान को लेकर। कंगना रनावत ने अपनी आवाज कैसे चीन के खिलाफ बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि चीनी अब बंद। सुनिए। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहाँ से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए। ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। उधर दिल्ली के बाजारों में चीन के बने मोबाइल की मांग घटने लगी है। शोरूम में चीनी कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनियों के फोन बिकने लगे हैं। देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट। गलवान घाटी में भारत और चीन की फौज की झड़प और भारतीय जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में चीन के प्रति गुस्सा है। बाजारों में मेड इन चाइना प्रोडक्ट का जहां बहिष्कार हो रहा है, आम तरह से दूसरी जगहों पर भी उसका असर दिखाई पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस का वो इलाका जहां कई सारे ऐसे शोरूम हैं जहां चीन के बने हुए सामान बेचे जाते हैं। इस बाजार सबसे ज्यादा मांग होती है मोबाइल फोन की और कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चीन से सामान या तो आयात करती हैं या चीनी कंपनियों के प्रोडक्ट बेचती हैं। और ऐसे में उस सेंटीमेंट को, जो चीन के खिलाफ गुस्सा है और भारत के लिए जो जज्बा है, वो कैसे इन बाजारों में दिखाई देता है, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैं जिस शोरूम में हूँ, यहाँ पर कई ब्रांड के मोबाइल फोन बिकते हैं। इसमें सैमसंग भी है, वीवो है, ओप्पो है। लेकिन फिलहाल क्या किया है, जो दुकानदार हैं, जो ये शोरूम चलाते हैं, उनका ये कहना है कि फिलहाल चीन के बने प्रोडक्ट यहाँ नहीं बिक रहे हैं। तो क्यों नहीं बिक रहे हैं, वो हमारे साथ दुकानदार, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा कैमरा लेकर के आ गए हैं और मुझे बताइए कि अचानक से जो आपने ये फैसला लिया। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ वीवो के, ओप्पो के जो काउंटर हैं, वहाँ मोबाइल रखे नहीं है बेचने के लिए। क्यों ऐसा? सर रीजन ये है कि कस्टमर की डिमांड भी नहीं है, प्लस कस्टमर थोड़ा मेड इन चाइना अवॉइड कर रहा है दैट टाइम। और कस्टमर क्या है, अभी चीन और हिंदुस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके रिगार्डिंग चीन को बायकॉट कर रहा है, चीन के प्रोडक्ट बायकॉट कर रहा है। रीजन ये है कि थोड़ा उसकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा इससे, क्योंकि हमारे इंडिया में मैक्सिमम चीज़ें चाइनीज की यूज़ करी जाती हैं। तो कस्टमर थोड़ा अवॉइड कर रहा है इस टाइम पे, प्लस हम भी थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को। आप खुद भी नहीं बेच रहे? हम खुद भी नहीं बेच रहे। जो प्रोडक्ट आपके पास पड़े हुए थे दोनों चीनी कंपनियों के, वो उनका क्या क्या? वो भी रखे हुए हैं, लेकिन आप उसको बेच नहीं। तो देखा आपने, एक तरफ जहां देश में चीनी सामानों के बहिष्कार का फैसला लिया गया, लोग खुद से ही इस तरह के कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब दुकानों पर भी लोग चीन के सामान को कम करके बेचना शुरू कर चुके हैं। उधर एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ साजिश, दोनों साथ साथ नहीं चलेगी। भारत ने चीन को दो टूक यही समझाया है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने खरी खरी कही कि चीन एलएसी पर निर्माण बंद करे, यथास्थिति में बदलाव की कोशिश बिल्कुल ना करे।
नहीं चलेगी चीन की चालबाजी। जुबान पर शांति और सरहद पर आंख दिखाने वाली साजिश बर्दाश्त नहीं। ये नहीं हो सकता कि चीन झूठ पर झूठ बोलता रहे और हम आंख कान बंद कर मान लें। पहली बार चीन को कूटनीतिक भाषा में समझा दिया गया। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने साफ कर दिया कि चीन रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है तो जमीन पर काम करना होगा। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट कर कहा कि पूरी तरह से चीन पर निर्भर है कि वो द्विपक्षीय संबंधों को किस दिशा में ले जाना चाहता है। चीन को इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए। दोनों देशों में सैन्य टकराव ना हो, इसका एकमात्र उपाय यह है कि चीन LAC पर नए निर्माण करना तुरंत बंद करे। चीन हर मंच पर शांति की बात कर रहा है, कूटनीतिक स्तर से विवादों का निपटारा भी चाहता है, लेकिन गलवान घाटी से लेकर पैंगोंग झील और देप्सांग में विस्तारवादी साजिशें भी रच रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरें चीन की हर चाल, हर झूठ को बेनकाब कर रही है। भारत ने 2 टूक सुना दिया है। गलवान घाटी पर चीन के हर दावे गलत है। इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर दावा करने से चीन को किसी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला है। LAC पर यथास्थिति बदलने की चीन की कोशिश का असर दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर पड़ सकता है। भारत ने फिर से एक बार ये साफ कर दिया है कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कभी भी पार नहीं की और उसका उल्लंघन नहीं किया। हालांकि चीन की तरफ से स्टेटस को बदलने की कोशिश बार बार जारी है, चाहे वो गलवान घाटी हो जहां चीन का खुद मानना है कि वो अपनी क्लेम लाइन से महज 800 मीटर दूर है, या फिर फिंगर 4 इलाका हो जहां पर चीन ने परमानेंट बंकर बना लिए हैं। भारत का कहना है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि चीन की सेना पीछे हटना तो दूर, अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पैंगोंग झील के किनारे गोंगका और हॉट स्प्रिंग्स के क्षेत्र में नए ढांचे दिख रहे हैं, और तो और 15 जून की खूनी झड़प वाली जगह पर भी नए निर्माण दिखने लगे हैं। इस इलाके की नई ताज़ा तरीन तस्वीर हमारे पास है। 22 जून की ये तस्वीर है। अब आपको बहुत गौर से सुनना होगा और देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैं आपको सीधे पहले फिंगर 4 के इलाके में लेके चलता हूँ। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाइना ने टेंट्स बना रखे हैं, उनकी गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। ये वो बीच का इलाका है, फिंगर 4 की बीच का इलाका, जहाँ भारत और चीन की सेनाओं के बीच में कुछ साल पहले काफ़ी संघर्ष हुआ था। ये वो बीच का इलाका है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे जाते हैं आपको इनके बोट शेड्स भी नजर आएंगे। ये आप देखिए, इन्होंने कच्चे रास्ते बना रखे हैं ताकि इनकी गाड़ियां जा सके। यहाँ पर इनके कुछ टेंट हैं जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किए हैं, ये पिंक कलर के। LAC पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के पूर्वी हिस्से को कवर करने वाली सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह वहां चीनी गाड़ियां, तंबू और बोट्स की मौजूदगी है। चीन की अब कोशिश ऊंचे और माउंटेन टॉप पर अपनी पकड़ मजबूत करने की है, क्योंकि ये पॉइंट्स वॉरफेयर में खास होते हैं। यहाँ से दूर तक नजर रखी जा सकती है। फिंगर 4 के ऊपरी इलाके में हरे और सफेद रंग के टेंट हैं, वहां पर भी चीन की सेना का कब्जा हो सकता है। चीन की हरकतें बता रही हैं कि वो भरोसे के काबिल नहीं। वो सैन्य और कूटनीतिक बैठकों में पीछे हटने की बात तो करता है, लेकिन कितना हटता और कितना जमा रहता है, ये सवाल बड़ा है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ लेह से श्वेता सिंह और गौरव सावंत, आज तक। धोखा, बेईमानी, साजिश, यही चीन की रही है फितरत। गलवान में भारतीय जवानों ने चीन को औकात बताई तो ड्रैगन ने देप्सांग में अब नया मोर्चा खोल दिया है। ये है चीन की साजिशों के सबूत। कहीं चीनी बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही हैं तो कहीं टेंट, कहीं बंकर नजर आ रहे हैं तो कहीं इमारतों के निशान। गलवान में चीन को करारा जवाब मिला तो चीन दूसरे मोर्चे पर साजिशें रचने लगा। इन्हीं में से एक है देप्सांग। यहां भी चीन की बुरी नजर पड़ गई है। देप्सांग की साजिश के तार दौलत बे गोल्डी तक जाते हैं, जहां से सीधे सियाचिन ग्लेशियर पर नजर रख सकता है चीन। देप्सांग में चीन पोस्ट पर 2 मंजिला इमारत तक खड़ी है।
तियानवेंडियन पोस्ट पर चीनी सेना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। यहाँ सोलर पैनल है, पानी की पाइपलाइन है और तो और यहाँ एक ठोस निर्माण भी दिख रहा है जो कि हेलीपैड हो सकता है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक इस क्षेत्र में चीन की ये सबसे बड़ी पोस्ट में से एक है। यहाँ पर कम से कम 3 इमारतें हैं, इतनी बड़ी इमारतें कि इसमें चीन की सेना की बटालियन की अलग अलग टुकड़ियों को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक हेलीपैड भी है, रेडार्स भी हैं जो भारत पर नजर रख सकते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता भी है और एक हेलीपैड भी बना हुआ है। LAC पर चीन के विस्तारवादी मंसूबे थम नहीं रहे। डोकलाम से गलवान और अब देपसांग और दौलत बे गोल्डी। चीन की साजिशों को चकनाचूर करना भारत के लिए जरूरी है। दौलत बे गोल्डी की भूमिका बहुत बड़ी है। ये एक सामरिक महत्व वाली लोकेशन है। दौलत बे गोल्डी से भारत काराकोरम, अक्साई चीन, शिनजियांग, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके तक चीन के मंसूबों को रोकने और LAC पर चीन को नाकाम करने में सक्षम है। आज की डेट में जितनी डिप्लॉयमेंट उसकी हर एक सेक्टर में है, चाहे नैंग्सो हो, चाहे गलवान हो, चाहे डेपसैंग हो, वो लिमिटेड एक्शन कर सकता है। लेकिन हमारी तरफ से हिंदुस्तान ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट की है, तो उसके लिए मुश्किल होगा, हम तैयार हैं। सबसे बड़ी फोकस जो जरूरी है इस टाइम पे वो है रिकॉनेसेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग पे। चाइनीज फोर्सेस जो थोड़ी बहुत डेप्थ में है उनको आइडेंटिफाई करना कि वो अपनी करंट लोकेशन जो भी है वहाँ से कितने आगे जा रही है और किस तरफ किस डायरेक्शन में कहाँ रीइंफोर्स करने के लिए, कहाँ फोर्स प्रोजेक्शन के लिए प्रोग्रेस कर रही है। भारत दौलत बे गोल्डी तक सड़क बनाने में जितनी तेजी से जुटा है, जैसे जैसे सड़क आगे बढ़ रही है, चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस सड़क के बाद लेह से दौलत बे गोल्डी सिर्फ 8 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। लद्दाख से गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। वहीं चीन को करारा जवाब देने के लिए अब संचार तंत्र में जान फूंकने का प्लान है। इसके तहत लद्दाख के गांव-गांव आधुनिक संचार तंत्र से जुड़ेंगे। लद्दाख में गलवान घाटी और चुशूल जैसे इलाकों में ये फोन टर्मिनल लगाए जाएंगे। लद्दाख में खासकर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगते हुए इलाके हैं वहां पर भी मोबाइल टावर्स लगाने की बात हो रही है। बहुत लंबा डिमांड था यहां पर और बहुत लंबी लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही थी इसके लिए, लेकिन सोचिए कि आज DBO और उसके साथ ही गलवान वैली हर जगह अगर इस तरह की चीजें हों तो क्या होगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो लेके हैं वो हमारे साथ हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है लेकिन ये तो सीधे सीधे चुनौती है चीन को। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हम पिछले 8-10 साल से वेट कर रहा था कि USOF के तहत मोबाइल सैंक्शन कभी नहीं हुआ था लद्दाख में। तो ये जो 24 मोबाइल टावर और 54 टोटल लेह और करगिल दोनों के लिए जो सैंक्शन हुआ उससे बहुत ज़्यादा जो अनकनेक्टेड विलेजेस है वो कनेक्ट हो जाएंगे। जी मतलब हम ये समझें कि जितनी इंपॉर्टेंट सड़कें यहाँ पर बॉर्डर तक बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट कि बॉर्डर के एरिया के लोग कनेक्ट भी हो सकें फोन से। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ लेह डिस्ट्रिक्ट में और 24 तो सैंक्शन हो गया है और भी 25-30 और ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हर विलेज में एक मोबाइल टावर ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे और भी अनकनेक्टेड विलेज बहुत है, जैसे यहाँ पे लिंगशेट जैसा है, क्यूमरका जैसा है, बॉर्डर्स के कुछ इलाका है जहाँ पे अभी भी नेटवर्क की बहुत नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये USOF अभी जो सैंक्शन हुआ है उसमें भी बहुत सारे जो एरिया है वो कवर नहीं हो पा रहा है। अब उसका सैंक्शन हो जाना एक और ऐसे टाइम में जब इतने टेंशन पीक पर हैं। हाँ ये बिल्कुल, क्योंकि चाइना की उस तरफ काफी उन्होंने ये मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पे ये स्पेशली इस टाइम पे सैंक्शन होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। जी बस अब लोकेशन आप लोगों को देखना है और मोबाइल टावर वहां पर सेटअप। अब जो सिग्नल का प्रॉब्लम हम लोगों को भी हो रहा है यहाँ वो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, अभी USOF का जो सैंक्शन हुआ है वो बज़ाब्ता है विलेज वाइज, जहाँ इन्होंने विलेज वाइज ये सैंक्शन हुआ है तो उसी हिसाब से वहाँ पे लगेंगी। बाकी और भी जरूरत पड़ेगा तो उससे काफी अच्छा मीन्स हो जाएगा ये नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। लद्दाख में भारतीय सेना चीन को जवाब देने की तैयारी जोर शोर से कर रही है। लद्दाख के सीमावर्ती गांवों में संचार सुविधा को मजबूत करने का नया प्लान तैयार किया गया है। लद्दाख में 134 डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल स्थापित करने की बनाई गई है योजना। लद्दाख में गलवान घाटी और चुशूल जैसे इलाकों में ये फोन टर्मिनल लगाए जाएंगे।
लद्दाख में खासकर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगते हुए इलाके हैं वहां पर भी मोबाइल टावर्स लगाने की बात हो रही है। बहुत लंबा डिमांड था यहां पर और बहुत लंबी लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही थी इसके लिए, लेकिन सोचिए कि आज डीबीओ और उसके साथ ही गलवान वैली हर जगह अगर इस तरह की चीजें हों तो क्या होगा। एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो लेके हैं वो हमारे साथ हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है लेकिन ये तो सीधे सीधे चुनौती है चीन को। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हम पिछले 8-10 साल से वेट कर रहा था कि यूएसओएफ के तहत मोबाइल सैंक्शन कभी नहीं हुआ था लद्दाख में। तो ये जो 24 मोबाइल टावर और 54 टोटल लेह और करगिल दोनों के लिए जो सैंक्शन हुआ उससे बहुत ज्यादा जो अनकनेक्टेड विलेजेस है वो कनेक्ट हो जाएंगे। जी मतलब हम ये समझें कि जितनी इंपॉर्टेंट सड़कें यहाँ पर बॉर्डर तक बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट कि बॉर्डर के एरिया के लोग कनेक्ट भी हो सकें फोन से। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ लेह डिस्ट्रिक्ट में और 24 तो सैंक्शन हो गया है और भी 25-30 और जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हर विलेज में एक मोबाइल टावर जरूरत पड़ता है। यहाँ पे और भी अनकनेक्टेड विलेज बहुत है, जैसे यहाँ पे लिंगशेद जैसा है, क्यूमरका जैसा है, बॉर्डर्स के कुछ इलाका है जहाँ पे अभी भी नेटवर्क की बहुत नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये यूएसओएफ अभी जो सैंक्शन हुआ है उसमें भी बहुत सारे जो एरिया है वो कवर नहीं हो पा रहा है। अब उसका सैंक्शन हो जाना एक और ऐसे टाइम में जब इतनी टेंशन पीक पर है। हाँ, ये बिल्कुल, क्योंकि चाइना की उस तरफ काफी उन्होंने ये मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पे ये स्पेशली इस टाइम पे सैंक्शन होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। जी बस अब लोकेशन आप लोगों को देखना है और मोबाइल टावर वहां पर सेटअप। अब जो सिग्नल का प्रॉब्लम हम लोगों को भी हो रहा है यहाँ वो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, अभी यूएसओएफ का जो सैंक्शन हुआ है वो बजाबता है विलेज वाइज, जहाँ इन्होंने विलेज वाइज ये सैंक्शन हुआ है तो उसी हिसाब से वहाँ पे लगेंगी। बाकी और भी जरूरत पड़ेगा तो उससे काफी अच्छा मीन्स हो जाएगा ये नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो देखिए नवजोत, जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं ये वो इलाके हैं जहां पर सड़कें तो दूर, सोचिए कि मोबाइल का सिग्नल भी नहीं जा रहा था। वहां तक अगर ये निर्माण का प्रयास शुरू हो रहा है, हालांकि जैसा कि वो बता रहे हैं कि 8 साल से लगभग ये कोशिशें चल रही थी, लेकिन अब जाकर अगर ऐसा हो रहा है तो इससे भी मिर्ची लगने वाली है सामने वाले दुश्मन को। और इससे बहुत ज्यादा स्पष्ट यह हो रहा है कि भारत की मंशा यही है कि किसी भी कीमत पर किसी भी दबाव में आकर किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी। आसमान में हमने आज 5-5 सुखोई एक साथ उड़ते हुए उड़ान भरते हुए देखे हैं। जमीन पर किस तरह के हालात है वो हम लगातार दिखाते रहते हैं, लेकिन उसके साथ ही यह पहलू बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि किसी भी कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति में यह बहुत जरूरी होता है कि आप कितने वेल कनेक्टेड हैं, कितनी जल्दी आप तक सूचना पहुंच रही है या फिर कितनी जल्दी आप पहुंच रहे हैं फ्रंट लाइन पर। जैसे ही अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन से निपटने के लिए फौज बढ़ाने का बयान दिया, वैसे ही चीन के सुर बदल गए। चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स अब भारत की तारीफ कर रहा है। उसका कहना है कि भारत अमेरिका के साथ नहीं जाएगा क्योंकि वो कूटनीतिक स्वतंत्रता पसंद करता है। Were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. अमेरिका के ताजा बयान के बाद भारत के साथ लद्दाख में भिड़े चीन को इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत और अमेरिका उसके खिलाफ लामबंद न हो जाएं। चीन के इस डर को फाइनेंशियल टाइम्स के एक स्तंभकार गिडोन रैचमैन ने बढ़ा दिया है। भारत ने नए शीत युद्ध में एक पक्ष को चुन लिया है। ये चीन की मूर्खता है कि वो अपने प्रतिद्वंदी को अमेरिका के पाले में डाल रहा है। इस बयान से चीन तिलमिला गया। उसे एहसास हो गया कि अमेरिका की एक चाल से पूरा समीकरण उसके खिलाफ बनने लगा है। उसका सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स इस दलील को खारिज करने में जुट गया। उसने लिखा, एक वक्त था जब भारत चीन के बीच तनाव एक बड़ा खतरा था। भारत उस वक्त भी किसी देश पर निर्भर नहीं हुआ, इसलिए ये तर्क बिल्कुल गलत है कि मौजूदा सीमा में भारत किसी एक गुट के साथ जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। चीन की पूरी कोशिश है कि भारत किसी भी सूरत में अमेरिका से हाथ न मिलाए। चीन को अच्छी तरह मालूम है कि भारत और अमेरिका साथ आए तो दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में वो बुरी तरह घिर जाएगा। चीन को भारत और अमेरिका की दोस्ती का डर इस कदर सता रहा है कि वो उसमें दरार डालने के लिए रूस का जिक्र कर रहा है। चीन के सरकारी मुखपत्र का कहना है कि रूस से हथियारों का सौदा कर
भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि वो उसे कितनी अहमियत देता है। यही नहीं, उसने यहां तक कह दिया कि भारत और अमेरिका एक दूसरे का महज इस्तेमाल करते हैं। भारत पाकिस्तान पर काबू पाने के लिए अमेरिका से करीबी बढ़ाता है। दूसरी तरफ अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की नकेल कसने के लिए भारत का इस्तेमाल करता है। भारत अमेरिका की दोस्ती में दरार डालने की बेचैनी में चीन के सरकारी मुखपत्र ने यहां तक लिख दिया कि भारत को अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका उसके लक्ष्य को पूरा करने में उसकी मदद नहीं करेगा। साफ है कि चीन अब अपने आप को बेहद असुरक्षित महसूस करने लगा है। एक तरफ भारत ने रूस के साथ हथियारों की डील कर चीन की चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ भारत समेत अपने मित्र देशों के समर्थन में अमेरिका के ऐलान ने उसकी नींद उड़ा दी। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। लद्दाख सीमा पर चीन की हरकतों को लेकर भारत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हिंदुस्तान ने चीन को चेतावनी दी है कि वो सीमा पर अगर शांति चाहता है तो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। और इतना ही नहीं, चीन के गलवान घाटी पर दावे को लेकर भी भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। लद्दाख में चीन की हर चाल पर हिंदुस्तान की नजर है। भारतीय सीमा पर बुरी नजर रखने वाला चीन लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा है। एक ओर वो भारत से शांति की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो सीमा पर लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इस बीच हिंदुस्तान ने चीन को चेतावनी दी है कि जब तक सीमा पर वो अपनी हरकतें बंद नहीं करता, शांति नहीं हो सकती। चीन एलएसी पर नए ढांचे बनाना बंद करे, तभी दोनों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है। चीन के गलवान घाटी पर दावे का समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये बढ़ा चढ़ाकर दावे करने से कोई फायदा नहीं होगा। चीन की यथास्थिति को बदलने की कोशिश के नतीजे जमीन पर दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर दिखाई देंगे। चीन पर भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने साफ कर दिया है कि न ही लद्दाख में चीन की कूटनीतिक चाल चलने वाली है और न ही चीन का सैन्य दम। अगर चीन चाहता है कि मामला शांत हो तो उसे झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, और जब तक वो अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आ जाता, भारत से नरमी की उम्मीद ना करे। उधर सीमा पर बने तनाव के बीच दोनों देशों के बीच पीछे हटने को लेकर बातचीत चल रही है। चीन एक ओर शांति का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो लगातार सीमा पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें चीन की इस साजिश का भंडाफोड़ कर रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि चीन की सेना पीछे हटना तो दूर, अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पैंगोंग झील के किनारे कोंगका और हॉट स्प्रिंग्स के क्षेत्र में, और यहां तक कि जिस जगह 15 जून की झड़प हुई थी, वहां भी उसके नए ढांचे दिखाई दे रहे हैं। इस इलाके की नई ताज़ा तरीन तस्वीर हमारे पास है। 22 जून की ये तस्वीर है। अब आपको बहुत गौर से सुनना होगा और देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैं आपको सीधे पहले फिंगर 4 के इलाके में लेके चलता हूँ। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाइना ने टेंट्स बना रखे हैं, उनकी गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। ये वो बीच का इलाका है, फिंगर 4 की बीच का इलाका, जहाँ भारत और चीन की सेनाओं के बीच में कुछ साल पहले काफ़ी संघर्ष हुआ था। ये वो बीच का इलाका है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे जाते हैं, आपको इनके बोट शेड्स भी नजर आएंगे। ये आप देखिए, इन्होंने कच्चे रास्ते बना रखे हैं ताकि इनकी गाड़ियां जा सके। यहाँ पर इनके कुछ टेंट हैं जो इन्होंने यहाँ पे तैयार किए हैं, ये पिंक कलर के। हालातों को देखते हुए ही वायुसेना और थल सेना ने लद्दाख में युद्धाभ्यास किया। वहीं निर्माण काम में तेजी लाने के लिए करीब 11,000 मजदूर झारखंड से ले पहुंचाए गए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान चीन के धोखे को कभी भूला नहीं है। ऐसे में इस बार चीन की कूटनीतिक और सैन्य ताकत दोनों तक से घेराबंदी की जा रही है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ लेह से श्वेता सिंह और गौरव सावंत, आज तक।